हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। शुरुआत करेंगे अपने कल के वही रिविजन सेगमेंट से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में एक बार फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं अमिताभ चौधरी। इनको अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से रणदीप हुड्डा जी को एक विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है गीता सबरवाल को। इसके अलावा ब्रिटेन की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया है अपनी संसद में। और भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग के नए लोगो और नए मोटो का अनावरण किया गया है और इसको बनाया है शौर्य प्रताप सिंह ने। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया में निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा एचएएल कंपनी को इस साल का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का पुरस्कार दिया गया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये थे टॉप इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में पीडीएफ, फ्री में इसकी क्विज प्राप्त कीजिए। और भी हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व पशु चिकित्सा दिवस इस बार मनाया गया 27 अप्रैल को। ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। ध्यान रखना, अप्रैल लास्ट सैटरडे को ये मनाया जाता है। तो इस बार अप्रैल मंथ का लास्ट सैटरडे जो पड़ा है वो पड़ा है 27 अप्रैल को, इसलिए ये 27 अप्रैल को मनाया गया। तो यानी कि हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाए ये जरूरी नहीं है। तो इस बार ये आखिरी शनिवार को 27 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या है? वेटेरिनरियंस एंड एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, यानी पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2000 से हुई थी। ये विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस है, इनको आप देख लीजिएगा। कल लास्ट बार इसका रिवीजन कराएंगे और कल आपका अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा। अगला, 26 अप्रैल 2024 को एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो दोस्तों अभी 26 अप्रैल को एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई और ये मीटिंग हुई कजाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान ही इस बार अध्यक्षता कर रहा है। तो जो भी मीटिंग होगी, चाहे वो प्रधानमंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की, जैसे भी मीटिंग होगी वो यहीं पर होगी, कजाकिस्तान में भी, इस पूरे साल। ठीक है ना? तो यहाँ पर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संगठन है जिसका हिस्सा भारत भी है, तो यहाँ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और भारत की तरफ से जो रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने, ये गए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है चाइना में और इसके 9 सदस्य देश हैं, प्लस इसके 2 ऑब्जर्वर हैं। ध्यान रखना, ऑब्जर्वर को भी ध्यान रखा करो क्योंकि ये आने वाले टाइम पर हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है ना, सदस्य बन जाते हैं। तो 2 ऑब्जर्वर हैं, कौन कौन है? एक तो है बेलारूस, बेलारूस और एक है मंगोलिया, मंगोलिया। तो दोनों का ही आप अगर देखोगे तो एक तो मंगोलिया तो चाइना और रसिया के बीच का देश है और बेलारूस जो है आप जानते हो कि बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, लगभग इसको रूस ऑपरेटर ही देश बताया जाता है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कजाकिस्तान कर रहा है। पिछली बार की मेजबानी 2023 की भारत किया था, तो भारत वर्चुअल रूप से किया था। अगला, आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका की प्राथमिकता निगरानी सूची में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? तो दोस्तों अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी को लेकर के अमेरिका ने अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची जारी की है, यानी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट जारी की है और इसमें भारत को भी रख दिया है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी न्यूज बनी कि भारत को इसमें रख दिया इन्होंने। यहाँ पर देखिए आईपीआर में, इंडिया फीचर येट अगेन ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। अब इस चीज को समझिए पहले, तब आगे बढ़िए। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस के बारे में भी मैंने आपको बताया, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उसी अवसर पर साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है कि किसी भी व्यक्ति की क्या उसकी बौद्धिक क्षमता है, क्या उसकी बौद्धिक संपदा है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पर यूएस ने
इसको प्रायोरिटाइज किया है कि ये देश जो हैं ये टॉप प्रायोरिटी में रखे गए हैं, इन पर ये नज़र बना करके रखेंगे। तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों ने ऐसा किया हुआ है। यहाँ पर विशेष रूप से 301 नाम से एक रिपोर्ट जारी किए हैं, स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो इसमें इन्होंने इस पर रेगुलेशन के लिए या कहें इन्फोर्समेंट के लिए प्राथमिकता निगरानी में रखे हुए हैं। किसको किसको? भारत, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन, वेनेजुएला, ऐसे बहुत सारे देश इसमें हैं। तो इन पर करता क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आईपी में करते क्या है, ये निगरानी सूची का मतलब। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या ये ठीक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मानकों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, कोई हेर फेर तो नहीं हो रही है बौद्धिक संपदा को लेकर के, यहाँ पर स्थिति कैसी है और इससे व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों ने ये रिपोर्ट जारी की हुई है। वैसे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में यानी कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है, ये भी बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है। जैसे ही आईपीएल समाप्त होगा तुरंत वो शुरू हो जाएगा। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो हो रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी हाल ही में युवराज सिंह को। अब आप कहोगे युवराज सिंह को क्यों बनाया गया, ये तो रिटायर हो गए हैं। देखो, टी20 वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था ना, तो युवराज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो रिकॉर्ड बना दिया वो आज तक रिकॉर्ड टूटा नहीं। इन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए वर्ल्ड कप में, उद्घाटन वाले ही वर्ल्ड कप में। ठीक है, 2007 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उसी वर्ल्ड कप में 6 बॉल पे 6 छक्के इन्होंने लगाए, साथ ही साथ 12 गेंदों में 50 रन इन्होंने कंप्लीट किए थे। 2 रिकॉर्ड इनके नाम वर्ल्ड कप में था, काफी लंबे समय तक है, और सबसे पहले लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो युवराज ने जो टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपाया था, उसकी वजह से टी20 वर्ल्ड कप काफी फेमस हो गया था, और उसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन फिर से होने जा रहा है। तो ऐसे में आईपीएल की चमक में कहीं ये धूमिल ना हो जाए, इसको थोड़ा सा और प्रमोट करने का काम करेंगे युवराज सिंह। इसका आयोजन कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। 1 से 29 जून तक ये चलेगा, 1 जून से 29 जून तक, और आप देख रहे हो 4 जून को आईपीएल समाप्त हो रहा है। चलिए, बीसीसीआई का पावर इतना ही आप समझ लो कि हर बार वर्ल्ड कप जब होना होता है या कुछ भी होना होता है बड़ा इवेंट, तो आईपीएल पहले करा लिया जाता है, जिससे कुछ भारतीय खिलाड़ी आगे चलकर वर्ल्ड कप में रेस्ट ले लें या चोटिल हो जाएं। अगला, यहाँ पर कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे बोट का बनाया गया रणवीर सिंह को, एसबीआई का एमएस धोनी को, आप जानते हो ना मेरे बैंक कौन है, टी20 वर्ल्ड कप युवराज सिंह, एवर रेडी नीरज चोपड़ा, स्लाइस, नयनतारा, ये सभी कुछ ब्रांड एम्बेसडर इनको आप याद रख सकते हो। अगला है, हाल ही में डब्ल्यूएफआई के 7 सदस्यीय एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के 7 सदस्यीय एथलीट पैनल का विघटन किया गया और उसमें उसकी अध्यक्षता दी गई नरसिंह यादव को। नरसिंह यादव, अगर आपको नाम याद हो, काफी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ इनका नाम है। एक्चुअली में ये रियो ओलंपिक से पहले बैन हो गए थे और बाद में पता चला कि इनके खिलाफ साजिश रची गई थी, बहुत सारा विवाद हुआ था। नरसिंह यादव जो हैं ये वही व्यक्ति हैं और इनको अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस पर बैन लग गया था, अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा बैन लग गया था। तो इसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया बताए हैं कि ये चीजें आप फिलअप करो, उसके बाद हम आपका बैन हटाएंगे। क्या करो? इन्होंने कहा कि पहलवानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक एथलीट आयोग का गठन करो और उसमें कोई पहलवान ही जो हो उसी को उसकी अध्यक्षता दो। आपने देखा पिछले कुछ महीनों पहले अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि एक बाहुबली नेता है, और उसके खिलाफ बहुत सारे पहलवानों ने धरना दिया था, जिसमें साक्षी मलिक वगैरह भी थी, जिसके बाद उनको पद से हटना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस टाइम से ही भारतीय कुश्ती महासंघ जो है ये विवादों में रहा है, चर्चे में रहा है। तो आप ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से याद रखिए कि नरसिंह यादव अभी इसकी एथलीट आयोग की अध्यक्षता संभालेंगे। एथलीट आयोग जो होगा ये इनकी शिकायतों को, पहलवानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग होगा जिसकी पावर काफी अच्छी खासी होगी। तो 7 उम्मीदवार इसमें चुने गए हैं और इनमें से इन्होंने मिलकर के नरसिंह यादव को निर्विरोध तरीके से चुना है, यानी कि सबके सपोर्ट से इनको जिताया गया है। अगला, अच्छा दोस्तों, एमजेटी ऐप आप डाउनलोड करके रखिए। जिनको जिनको भी कोर्स लेने में या ई बुक लेने में पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करिए और आपको पेमेंट का तरीका बताया जाएगा। आप वहां पर पेमेंट करके ले सकते हो, चाहे जो भी वीडियो कोर्स आप लेना चाहते हो, चाहे जो सी भी आप ई बुक लेना चाहते हो, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे का वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है और बहुत लेट लग रहा है, वो हो नहीं पाया है पेमेंट गेटवे का, ठीक है ना, जब से पेटीएम बंद हुआ है।
तो उस पर का भी काम चल रहा है फिलहाल के लिए। जिनको अभी बैच वगैरह ज्वाइन करना होता है तो आप इस पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो, या जो कोई भी ई बुक लेनी है वो आप इस व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी। अगला, एनआईपीएफपी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना है? तो अभी एनआईपीएफपी ने दोस्तों 2025 के लिए, वित्तीय वर्ष 2025 की बात की जाए तो यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, तो यहाँ पर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होने वाली है? 7.1%, ये बताया है एनआईपीएफपी ने। ठीक है ना, यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। इन्होंने 7.1% का अनुमान बताया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। इन्होंने बहुत सारे हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल्स का यूज करते हुए ये अपना नया रिपोर्ट जारी किया हुआ है। एनआईपीएफपी का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये एक संस्था है, रेटिंग एजेंसी है, जैसे बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां आप सुनते रहते हो। 2023-24 में राज्यों में मजबूत जो कैपिटल एक्सचेंज रहा, एक्सपेंशन रहा, उसको देखा गया, उसमें काफी वृद्धि देखी गई। इसको लेकर के ये रिपोर्ट में ये अपना अनुमान जारी किए हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जीडीपी का बाकी संस्थाएं केवल अनुमान ही जारी कर सकती हैं, सिर्फ प्रिडिक्शन जारी करती हैं। भारत का जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, यही केवल रियल आंकड़ा जारी करता है। ठीक है ना, रियल डेटा जारी करता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ और अनुमान हैं बाकी संस्थाओं के, उनको देख लेते हैं। जैसे फिच रेटिंग ने बताया 7.0% होगा, एसबीआई ने बताया 8.0%, मॉर्गन स्टैनली ने बताया 6.8%, आईएमएफ ने बताया 6.8%, एडीबी ने बताया 7.0%, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बताया 6.8%। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इनके अनुमान हैं। और हाँ, ये 2-3 महीने पर अपने अनुमान चेंज किया करते रहते हैं, अपडेट किया करते रहते हैं, तो चेंज होता रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोड मत लेना कि इसको सब हमें रट कर याद ही करना है। ठीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, आगे बढ़ो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी महिला कर्मचारियों के लिए, खास करके ऐसी महिला कर्मचारी जो गर्भवती होती हैं या फिर आगे चल करके मां बनती हैं, तो उनके लिए 2 वर्षों की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अभी देखिए यहाँ पर आर्टिकल देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का, 2 ईयर चाइल्ड केयर लीव अलॉन्ग विद मैटरनिटी। मैटरनिटी लीव तो मिलता ही था, यहाँ पर 2 सालों की चाइल्ड केयर लीव भी दी गई है, यानी बच्चों की केयर करने की लीव दी गई है, छुट्टी की। ठीक है, और इससे पहले 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिला करता था, मैटरनिटी लीव मिला करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं शालिनी धर्माणी, तो इन्हीं की याचिका पर ये रिपोर्ट आई हुई है और इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अब 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी भी मिला करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया? तो अभी जर्मनी ने दोस्तों भारत से छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। एक्चुअली में जर्मनी ने ना, जो नॉन नाटो सदस्य है, नॉन नाटो मेंबर, नॉन नाटो का मतलब क्या हुआ? नाटो तो आप सुने ही होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉन नाटो मेंबर हुए, यानी कि जो नाटो के मेंबर नहीं है, नाटो के मेंबर हैं 32 आज के टाइम पर, और बाकी के जो देश हुए उनको छोटे हथियार नहीं बेचा करता था जर्मनी। ये कहता था कि हम नाटो मेंबर्स को ही बेचेंगे। तो ये था, ऐसा नहीं था कि इसने केवल बस पार्टिकुलरली केवल इस पर भारत पर स्पेशल तौर से लगाया था बैन, नहीं, भारत पर बैन नहीं लगाया था, नॉन नाटो मेंबर्स पर लगाया था। तो लेकिन इसने अभी क्या किया है कि भारत के लिए ये कह रहा है कि चलो भारत के लिए हम ये वाला प्रतिबंध हटा देते हैं, यानी भारत के लिए सहूलियत बरत रहे हैं एक्सेप्शन के रूप में। ठीक है ना, इंडिया एज ए एक्सेप्शन, कि इंडिया के अलावा जो नॉन नाटो मेंबर्स हैं उन पर अभी भी हमारा बैन जारी रहेगा छोटे हथियारों की बिक्री को लेकर। अब छोटे हथियार में क्या आते हैं? छोटे हथियार में जैसे MP5 सबमशीन गन्स हो गई, इनकी बहुत फेमस होती है। MP5 सबमशीन गन मैं आपको बताऊं, इसको भारत का जो एनएसजी कमांडो है ना, वो भी यूज करते हैं। जो अपने इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो हैं वो भी यूज करते हैं, काफी स्पेशल होती है। इसको हेकलर एंड कोच कंपनी ने बनाया हुआ है, ये याद रखना, जर्मनी की कंपनी है हेकलर एंड कोच। तो ये MP5 सबमशीन गन बनाती है और इसका प्रयोग भारतीय एनएसजी, भारत की एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और मार्कोस कमांडो करते हैं। तो अब भारत छोटे हथियारों की बिक्री पर इससे बैन से हट गया है जर्मनी के। जर्मनी के बारे में आइए देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। आप अगर वर्ल्ड मैप में देखना चाहोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोप में। यूरोप में जो सबसे बड़े देश है ना,
उनमें से एक है जर्मनी। जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सब बड़े देश हैं, स्पेन वगैरह। तो यहाँ पर देखिए ये है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, बर्लिन। जर्मनी क्योंकि यूरोपियन यूनियन का सदस्य है तो इसकी मुद्रा यूरो है। जर्मनी के करंट टाइम पर चांसलर हैं एलॉफ स्कॉल्ज। कौन है? एलॉफ स्कॉल्ज। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के दौरान भारत के कोच रहे गैरी कर्स्टन हाल ही में किस देश के नए कोच बने? तो दोस्तों 2011 का वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता था। उस टाइम पर कप्तान तो थे एमएस धोनी। कप्तान की काफी तारीफ तो होती ही है, साथ ही साथ एक तारीफ का जो तारीफ बटोरे थे बहुत ज्यादा, वो थे गैरी कर्स्टन भी, क्योंकि इनकी कोचिंग में, इनके कोच के दौरान भारतीय टीम ने विश्व विजेता का खिताब जीता था, ठीक है ना, वर्ल्ड कप का, आईसीसी का। तो ये गैरी कर्स्टन अभी हाल ही में कोच बना दिए गए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के जो कहें कि क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी, इसने गैरी कर्स्टन को, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, इनको अपना नया कोच नियुक्त किया है वनडे और टी20 टीम का। तो वनडे टीम और टी20 टीम को कोचिंग ये देंगे गैरी कर्स्टन, ठीक है। ये 2011 में भारतीय वर्ल्ड कप टीम के कोच थे। 2 साल के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं जेसन गिलेस्पी, इनको टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों हो गया। जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, दोनों का नाम याद रखना है। वैसे वर्ल्ड कप की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 तारीख से 29 तारीख तक जून में अभी टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। अगला, हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको और फीफा फोर्स ग्लोबल के बीच में कब तक के लिए साझेदारी हुई है? तो सऊदी अरब की एक बहुत ही फेमस सऊदी कंपनी है, तेल की कंपनी है सऊदी अरामको। तो इसके द्वारा फीफा के साथ मिलकर के साझेदारी की गई है 2027 तक के लिए। बेसिकली ये स्पॉन्सरशिप के लिए, ये साझेदारी है, पार्टनरशिप के लिए। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल भी है, अरामको एंड फीफा फोर्स ग्लोबल पार्टनरशिप ही हुआ है 2027 तक के लिए। 2027 तक के लिए क्यों? क्योंकि इसके बीच में 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं। एक तो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, और एक फीफा महिला विश्व कप होगा 2027 में। तो दोनों को ये कवर करेंगे। साथ ही में और भी जो छोटे मोटे इवेंट होंगे फीफा के, उसमें भी ये फीफा को स्पॉन्सर कर रहे होंगे सऊदी अरामको, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी डील है ये, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आप जानते हो पूरी दुनिया में देखा जाता है, बहुत ही फेमस है, दुनिया का सबसे फेमस वर्ल्ड कप होता है फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप ये होगा। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप आयोजित कहाँ होगा 2026 वाला? तो याद रखना 2026 वाला जो है फीफा वर्ल्ड कप, वो होगा कहाँ पर? ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 बड़े देश में। कौन कौन से? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। ओके, 2022 वाला कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। जीता किसने था? ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी, फ्रांस में, और इसका हेडक्वार्टर लेकिन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर जेन्युइनली वीडियो ने कुछ भी आपके अंदर, आपके ये क्लास में समझ लो कि अगर वैल्यू ऐड किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और हाँ, आप अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ कि आओ भाई देखो, करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के द्वारा रिपोर्ट जारी करके ये बताया गया कि सबसे महंगा पासपोर्ट है किसका? मैक्सिको का। और कौन सी जनजाति मेघालय में पाई जाती है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी पाई जाती हैं। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? रवांडा की राजधानी क्या है? बताइएगा। कल की वीडियो में, लास्ट डे की वीडियो में मैंने आपको बताया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं, ये भी बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।